भारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने पार्ट 12 तक कंप्लीट कर लिए। पार्ट 12 हमने चोल वंश को कंप्लीट देखा। चोल वंश किस प्रकार उनके जो शासक, प्रमुख रूप से जो शासक हुए, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। इसके अलावा जो चोल समाज था और चोलों का जो प्रशासन था उसको भी हमने जाना। आज हम जो अपने स्वर्णिम भारत है उसका भाग नंबर 13 पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद अपने लास्ट एक पार्ट और बनेगा जो कि आपके जो बाह्य आक्रमण हुए, शक है, कुषाण है, जो भी जातियाँ बाहरी है, जातियाँ जो भारत आई थी, विदेशी जातियाँ जिन्हें कह सकते हैं, उनके बारे में एक वीडियो और बनेगा। बस इसके बाद ये अपने चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद एक अच्छा सा अपना टेस्ट भी इसका हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो अपन 4 नंबर के किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इनमें से कौन कौन से बनते हैं, उनको कैसे करना है, ये भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तक हमने इसको कंप्लीट बेसिक मतलब जितना था उसको अच्छे से समझा। अब क्वेश्चन में किस प्रकार आपको 4 नंबर में कितना लिखना है, कैसे करना है, उसके बारे में डिटेल से बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पल्लव वंश की। पल्लव को ध्यान से देखें, मैप पे देखें तो ये अपने भारत का मैप बना हुआ है। इसमें आपको पल्लव दिखाई देगा। ये देखो कौन सा साम्राज्य है, पल्लव साम्राज्य। ये आपके उत्तरी पेनार से लेकर दक्षिणी पेनार के बीच में कौन सा साम्राज्य था, पल्लव साम्राज्य। देखो समय समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। हमने देखा था जो हम चोल पढ़ रहे थे वो किसके सामंत थे, पल्लव के सामंत देखा था हमने। तो धीरे धीरे जब ये पल्लव समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर मतलब समय समय अनुसार यहाँ पर इनकी शक्ति में क्या होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन इनकी जो मुख्य जो जगह थी वो ये थी, कभी वो ये इधर वाला क्षेत्र भी जीत लेते, कभी आगे वाला, कभी एक अपना क्षेत्र में से भी हार जाते। तो ये चलता रहता है समय के साथ। कभी ये पक्ष मजबूत रहता है तो कभी ऊपर वाले और कोई पक्ष मजबूत रहते हैं। अलग अलग समय में सभी की अलग अलग है। तो अपन यहाँ देखें, ये नदी बह रही है कौन सी, उत्तरी पेनार, उत्तरी पेनार। और ये कौन सी है, इसे कहते हैं दक्षिणी पेनार। इन नदियों के बीच का क्षेत्र कहते हैं पल्लव साम्राज्य। यहाँ हमने देखा था दक्षिणी पेनार और यहाँ कौन सी थी, कावेरी नदी। इसके बीच में किसका था, चोल साम्राज्य देखा था हमने। इस नीचे पांड्य है, चेर है, सारे हमने देखे थे। अब आज अपन पल्लव वंश में ध्यान से देखो। बात करें सबसे प्रथम शासक की, तो इसका जो प्रथम शासक माना जाता है वो कौन था, विष्णुगुप्त। प्रथम शासक का नाम क्या था, विष्णुगुप्त, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। सिंह विष्णु, इस सिंह विष्णु को इस पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर आप कहोगे सर पहला शासक ये है तो फिर ये संस्थापक कैसे हुआ। देखो इसने कुछ खास काम किया नहीं, इसने कोई भी खास काम नहीं किया। एक बस कांचीपुरम कह सकते हैं वो स्थान इसने थोड़ा सा बहुत मतलब यहाँ पर इनको वंश को स्थापित इसने किया था, लेकिन इतना ज़्यादा इसको डेवलप नहीं कर पाया। इसी कारण हम इसको संस्थापक नहीं कह के, एक्चुअल में जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको कहते हैं हम, सिंह विष्णु को कहते हैं। लेकिन आपसे जब संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, पल्लव वंश का प्रथम शासक विष्णुगुप्त के बारे में पता चलता है तथा सिंह विष्णु को इसका संस्थापक माना गया है। इसके बाद अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, अपराजित वर्मन था। शासकों के क्रम देखें तो वैसे बीच में कई सारे शासक छूटे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे वही लिखे हैं। याद करने की वैसे इनमें कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। आपको मुख्यतः तो जो आपके संस्थापक है और जो आपके अंतिम शासक है उनको क्या करना है, याद करना है। महेंद्र वर्मा है, नरसिंह वर्मा है, महेंद्र वर्मा द्वितीय है, परमेश्वर वर्मा है, नरसिंह वर्मा द्वितीय है, नंदी वर्मा है, और आपके लास्ट में अपराजित वर्मा या अपराजित वर्मन भी कहते हैं। तो अपन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट शासक महेंद्र वर्मा है इसके बारे में पढ़ते। देखो ये महान वास्तु निर्माता था, मतलब वास्तुकला का कह सकते हैं बहुत ज्ञाता था, और इसके समय में खूब सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये खुद एक रचयिता भी था। इसने मत विलास प्रहसन नामक क्या लिखा, एक नाटक लिखा। तो याद करना है, मत विलास प्रहसन नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया, महेंद्र वर्मा द्वारा। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट तैयार हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्र वर्मा, इसको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। किसने हराया भाई, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन कौन है आगे चर्चा करेंगे, ये आपके चालुक्य शासकों में आएगा। इसके अलावा महेंद्र ने महेंद्र तालाब बसाया। बात कर रहे हैं अभी तक स्थान कौन सा भाई, कांचीपुरम। आगे चलते हैं, महेंद्र वर्मा के बाद आपके नरसिंह वर्मा, पुलकेशिन द्वितीय को हराया। देखो इसका पुत्र था, पिताजी को हराया किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। इसने अपने पिता को हराने वाले पुलकेशिन द्वितीय से क्या लिया, बदला लिया। क्या लिया, बदला। बदला मतलब पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब आप कहोगे सर वातापी अब क्या है,
बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इधर हम पढ़ेंगे इनकी कौन कौन सी राजधानी थी। ये देखो वातापी, बादामी। ये वातापी आपके कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है, बीजापुर। कर्नाटक का भी कौन सा स्थान है? बीजापुर। बीजापुर में आपके वातापी पड़ती है। इसी का नरसिंह वर्मा ने एक उपाधि भी धारण की, वातापी कोंड, वातापी का विजेता। तो बात को समझो, महेंद्र वर्मा को हराया पुलकेशिन द्वितीय ने। पुत्र ने पिता की हार का बदला लिया, पुलकेशिन द्वितीय को वापिस हराया और वातापी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और उपाधि धारण की, वातापी कोंड की। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ तक तो ठीक है। फिर क्या होता है? ये उधर से वापस फिर बदला लेंगे। तो चालुक्य जो आपके विक्रमादित्य प्रथम ने पुनः बदला लिया और कांची पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कांचीपुरम तमिलनाडु कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु। तो कांचीपुरम पर वापस अधिकार कर लिया। देखो वापस समझना, महेंद्र वर्मा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, इसके पुत्र ने इसको वापस हराया और इसके जो आगे शासक थे वो वापस बदला लेने आते हैं और यहाँ हराकर कांची पर क्या कर लेते हैं? अधिकार। उस समय इसका शासक कौन था? परमेश्वर वर्मा के समय की बात ये है। ये देखो परमेश्वर वर्मा। इसके अलावा इस नरसिंह वर्मा ने मामल्लपुरम नामक, जिसे आज हम क्या कहते हैं? महाबलीपुरम भी कहते हैं, नगर की क्या की? स्थापना की। महाबलीपुरम नाम सुना होगा, कमेंट करके बताओगे ये वर्तमान में कौन से स्टेट में है? वर्तमान में कौन से स्टेट में है? इसके अलावा 5 रत्न मंदिरों का निर्माण कराया, बहुत ही शानदार मंदिरों का निर्माण कराया। मतलब खूब सारा अलंकृत थे। अलंकृत का मतलब खूब सारी डिजाइन विजाइन सब की हुई है, अच्छे थे। 5 रत्न मंदिरों का निर्माण, जिसमें सबसे छोटा जो द्रौपदी मंदिर है, वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मंदिरों का निर्माण बस आपको याद रखना नरसिंह वर्मा ने कराया था। इसके अलावा ये विष्णु और शिव के क्या थे? उपासक थे। इनमें से कुछ विष्णु को पूजते थे, कुछ शिव को पूजते थे। बस आपके इतना ही है पल्लव में। इनके जो प्रमुख स्थानों की चर्चा करें तो मद्रास कहाँ पड़ता है? आपके चेन्नई को कहते हैं अपन। तिरुचिरापल्ली कहाँ पड़ता है? आपके तमिलनाडु। अर्काट क्षेत्र कहाँ पड़ता है? चेन्नई को पहले क्या कहते थे अपन? मद्रास। तो मद्रास है, तिरुचिरापल्ली है तमिलनाडु, तंजौर है तमिलनाडु, अर्काट है। मतलब एक तरह से तमिलनाडु का जो क्षेत्र था काफ़ी इनके कब्जे में था। तो मेरे हिसाब से पल्लव वंश आपके अब क्लियर हो गया होगा और इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। आगे चलते हैं चालुक्य वंश की तरफ। चालुक्य की बात करें तो इसकी मुख्यतः 3 शाखाएं थी। शाखाओं का मतलब आप समझते हो? जैसे अपनी स्कूल है, 10 तक है अभी, 11 12 की एक स्कूल, मतलब 11 12 की और कक्षाएं लगानी, तो क्या करते हैं अपन? किसी दूसरी जगह जाकर और स्कूल अपने स्कूल के नाम से ही खोल लेते। तो वो स्कूल की क्या कहलाएगी? ब्रांच कहलाएगी। स्कूल की क्या कहलाएगी? शाखा। तो ये जो चालुक्य वंश है इन शाखाओं में बटा हुआ था। जो पश्चिमी चालुक्य थे, ये देखो यहाँ पे, ये कौन से हैं? पश्चिमी चालुक्य। और इधर वाले कौन से हैं? ये आपके पूर्वी चालुक्य। नदियाँ गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में चालुक्य वंश का शासन था। पूर्वी चालुक्य, इनको कहते हैं वेंगी के चालुक्य भी कहते हैं। इनकी राजधानी वेंगी थी, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन। इसके अलावा पश्चिमी चालुक्य, ये आपके वातापी या बादामी के शासक भी कहलाते हैं, वातापी के चालुक्य भी कहलाते हैं। इनका संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। इनका संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। इसके अलावा संस्थापक देखा, वातापी देख लिया और पश्चिमी चालुक्य। वातापी हमने देख लिया था, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में बीजापुर नामक स्थान में। इसका संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। पश्चिमी और पूर्वी दोनों देख लिए। बीच में आपके यहाँ यहीं पड़ते हैं पास में कल्याणी के चालुक्य। कौन से? कल्याणी के चालुक्य। संस्थापक इसके थे तेलप द्वितीय। ये यहाँ पे आपके यहीं पास में ही कल्याणी के चालुक्य भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? पुलकेशिन प्रथम से। पुलकेशिन प्रथम कोई खास काम नहीं, इसका एक पुत्र था, नाम था उसका कीर्तिवर्मन, और उसका एक और पुत्र था, मतलब कह सकते हैं इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था कीर्तिवर्मन, एक का था मंगलेश। क्या नाम था? मंगलेश। आगे देखते हैं। इस पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। इस पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। इसके बाद इसका पुत्र कीर्तिवर्मन, ये जो कीर्तिवर्मन है ये शासक बना, कुछ खास काम नहीं, इसका पुत्र बना कौन? उसका पुत्र कौन है भाई? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो गई थी ये क्या था? छोटा था। छोटा होने के कारण इसकी जो शासक है वो किसने संभाली? इसके चाचा ने। चाचा कौन? मंगलेश। मंगलेश कीर्तिवर्मन का छोटा भाई। तो मंगलेश शासक बना।
पुलकेशिन द्वितीय जैसे बड़ा हुआ तो मंगलेश की इच्छा नहीं हो रही थी कि उसको मैं शासन दूँ, वही शासन करना चाहता था। इसी कारण पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा की हत्या कर दी। चाचा की क्या कर दी? हत्या कर दी, और स्वयं क्या बनता है? शासक बनता है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर हराया, याद होगा आपको। हर्षवर्धन, वर्धन वंश हमने पढ़ा था। हर्षवर्धन ने लगभग काफ़ी जगह इसको हराने वाले एक ही शासक था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इसको किसने हराया? नरसिंह वर्मा ने। ये अभी देखा हमने, देखो ये रहा नरसिंह वर्मा। किसको हराया? देखो पुलकेशिन द्वितीय को हराया, देख लिया हमने। इसके अलावा कल्याणी देखो, अब धीरे धीरे इसकी जो शाखाएं आगे बढ़ रही। देखो पुलकेशिन द्वितीय ने जो कल्याणी के राष्ट्रकूट को हराया। कल्याणी में किसका शासन था? पहले राष्ट्रकूटों का शासन था। कल्याणी में राष्ट्रकूटों का शासन था। इन राष्ट्रकूटों को हरा दिया और इस वातापी को क्या बनाई? कल्याणी को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाई। और तेलप द्वितीय को वहाँ क्या बनाया? शासक। तो कह सकते हैं कल्याणी का चालुक्य वंश किसके द्वारा स्थापित हुआ? तेलप द्वितीय के द्वारा। और आगे चलकर इनका चोलों से संघर्ष होता रहता है। आगे इनमें देखें अपन तो एक शासक बनता है सत्याश्रय, को राजराज ने परास्त किया। देखो राजराज क्या है? चोलों में हमने देखा था कि सत्याश्रय को किसने पराजित किया? राजराज ने परास्त किया। राजराज कौन था? देख चुके अपन चोलों में। सोमेश्वर ने वापस बदला लिया, अगला शासक। इसके बाद ये अलग अलग यहाँ पे जो शासक बनते रहते हैं इनके, है ना, अपने चालुक्यों में। सोमेश्वर ने वापस बदला लिया और राजाधिराज को मार दिया। कमेंट करके बताना है राजाधिराज को कौन से युद्ध में मारा था। युद्ध का नाम क्या था? बताया था मैंने चोलों में। तो आप पिछले याद नहीं आ रहा तो पिछले वीडियो वापस देखिए और देखिए क्या बताया था, और वापस आपको क्या करना है? कमेंट करना है। तो राजाधिराज को सोमेश्वर ने कौन से युद्ध में पराजित किया था और उसे वहाँ मार दिया था। इसके बाद विक्रमादित्य षष्ठ इंपॉर्टेंट शासक है, इसको विक्रमांक भी कहते हैं। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान था, नाम था विलहण। क्या नाम था? विलहण विद्वान को क्या दिया इसने? संरक्षण दिया। इस विद्वान ने इस विक्रमादित्य के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा, विक्रमांक देव चरित इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा ही पूछेंगे विक्रमांक देव चरित किसके द्वारा लिखी गई? विलहण के द्वारा। या फिर विलहण किसके दरबार में थे? तो आपको विक्रमादित्य षष्ठ या विक्रमांक के दरबार में थे। वातापी और कल्याणी के दोनों आपके जो शासक थे वो हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, लेकिन साथ में बौद्ध, जैन और धर्मों को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। अपन कह सकते हैं कि सभी धर्मों को ये समान रूप से क्या करते थे? आदर करते थे। इसके अलावा याज्ञवल्क्य की स्मृति की एक पुस्तक आती है, अपने ग्रंथ आता है जिसमें मिताक्षरा नाम है। किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिताक्षरा जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है? विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया है। ये विज्ञानेश्वर कहाँ रहते थे? ये अपने इन्हीं चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में रहते थे। हिंदू कानूनों का आधिकारिक ग्रंथ भी कहते हैं किसको? मिताक्षरा को। तो हमने आज कंप्लीट जाना पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में। इसका एक जो लास्ट पार्ट है वो भी अपन जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे ताकि ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाए। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसको आपको वापस कमेंट करना है।